हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए मैं आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय, ये चैप्टर 2 है क्लास 12 का। इसका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर क्वेश्चन आ रहा हूँ और इस लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से और आपके जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में क्लास 12 के, तो आपके ये 10 नंबर क्लियर होते चले जाएंगे। हर एक चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अब फिलहाल अभी एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 का है न्यूमेरिकल अभी नहीं कराया है, तो वो भी हो जाएगा। और मैं इसका पहले ऑब्जेक्टिव टाइप करवा दे रहा हूँ, इसके बाद न्यूमेरिकल करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बातें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और प्रूफ तो आप ध्यान से देखिए। अगर प्रूफ अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी बातें। जो भी मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, प्रूफ वगैरह कर रहा हूँ, फार्मूले वगैरह, तो वो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो डेरिवेशन होते हैं वो 5 नंबर के एग्जाम में आते रहते हैं। 5 नंबर 10 नंबर के भी एक क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि एक पेपर अब तो 100 नंबर का हो रहा है, तो एक क्वेश्चन 10 नंबर के आसपास का आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1। आपके बोर्ड पर है, क्वेश्चन दे रखा है कि एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है। और देखिए मैं तो सोल्यूशन करवा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप अपने से हल करेंगे। और अगर आपको नहीं आता है तो इसके बाद मेरा सोल्यूशन आप देखिएगा। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन इसका आता है आंसर, तो आप सबको सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत उसको आगे भगा करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन। ठीक है, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है भैया। देखिए यहाँ पर ये एक आपका घन है, ठीक है, जिसकी एल भुजा है, और इसके केंद्र पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो पूछ रखा है कि एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, इसके पूरे से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, पूरे से वैद्युत फ्लक्स। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि पूरे घन से वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आप लिखेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एक तल से पूछ दिया, एक तल से पूछ दिया, तो आप क्या लिखेंगे, तो इसमें कितने तल होते हैं, 6 तल, और 6 तलों से वो क्या वैद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, निकलेगा फाई तो निकलेगा 6 तल से, इस तरह हर एक तल से ये निकलता रहेगा। ठीक है, तो एक तल से कितना निकलेगा, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है यार, 6 से डिवाइड कर दो एक तल से के लिए, तो Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बातें समझ में आ रही है? चलिए सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर आपके बोर्ड पर है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, एक बंद पृष्ठ है, उसके भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल जो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो ऑप्शन ए है Ne अपान एप्सिलॉन नॉट, बी है 2E अपान एप्सिलॉन नॉट, सी है 2Ne अपान एप्सिलॉन नॉट, डी है 0। तो जब उसमें द्विध्रुव n वैद्युत द्विध्रुव है, तो उसको बाहर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो बाहर निकलने ही नहीं देगा, तो जो उसका वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो गोले की त्रिज्या जो है दोगुनी कर दी जाए, तो आवेश का मान आधा कर दे, और आवेश का क्या मान कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, तब गोले का पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है। वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर देखिए
फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ई डॉट डी ए या फिर ई डॉट ए। बातें समझ में आ रही है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई अपान ए, यही होता है। तो हमें क्या करना है कि आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमें देख रहे हैं कि फाई जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, तो क्यू पर सिर्फ ओनली वन क्यू पर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। कुल वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है और क्यू का बस यही करना है कि हमें क्यू पर ये डिपेंड कर रहा है, तो क्यू पर दिखा देना है क्यू क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, क्यू का मान आधा कर रहा है तो क्यू/2 लिख दो क्यू की जगह पे, अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। डायरेक्ट सिंप्लाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई याद है क्या ऑप्शन? ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपको बातें समझ आ रही है क्या? ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, पढ़िए, आप मेरे जो भी प्रूफ कराया हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में होगा। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये किस चीज़ का है? मात्रक। यूनिट किस चीज़ का है? यूनिट किस चीज़ का है? अरे यार ये भी नहीं मालूम है। फाई का है, फाई का वैद्युत फ्लक्स का है मात्रक। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट ए कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ई क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। क्वेश्चन में देखिए आपको ई दे रखा है 20 न्यूटन पर कूलाम। देखिए मात्रक भी याद रखेंगे आप। वैद्युत क्षेत्र की मात्रक क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। तो क्या होता है? एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्यू का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलाम दे रखा है और एरिया दे रखा है। एरिया भी दे रखा है कितना? तो 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और इसके बाद क्या दे रखा है? एंगल जो दे रखा है थीटा दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। अब क्या रखना है? फाई का वैल्यू ने आराम से निकाल सकते हो, वैल्यू रखो, इसका पुट करो। ई का वैल्यू क्या है? 20, ए का वैल्यू क्या है? 10, कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अभी ये भी नहीं याद होगा। अरे यार कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 20 इंटू 10 इंटू 1/2, 2 5 जा 10, 25 जा क्या हो जाएगा? 100। तो 100 क्या होगा? न्यूटन। और क्या होगा? इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये होगा मात्रक फाई का। तो कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? अरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्या हमने तो सवाल सही कर दिया भैया, ठीक है। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन ना देखे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले देखे, उसको सॉल्व करें अपने से, इसके बाद इसका सोल्यूशन देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, ठीक है, पढ़िए जरा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 प्लेट जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, ठीक है ना। 2 प्लेटें रखी है जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है और अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी है, ठीक है। उन पर क्रमशः प्लस q तथा माइनस q आवेश है। प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। अरे यार ये प्रूफ करवाया था मैं आपको,
क्या प्रूफ करवाया था? पॉली प्लेट के कारण क्या होगा आपका? पॉली प्लेट के कारण क्या होगा आपका? E1 इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी प्लेट के कारण क्या होगा? E2 जो होगा, दूसरी प्लेट के कारण E2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट के कारण E रिजल्टेंट जो होगा आपका E1 प्लस E2। यही तो प्रूफ कराया था यार, थोड़ा सा चेंज किया है। दोनों को जोड़ दो, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट सिंप्लाई सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अरे यार ये तो एप्सिलॉन ही नहीं आ रहा है। अरे यार सिग्मा का वैल्यू रखो ना, सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए, Q बाई ए अब एप्सिलॉन नॉट। ये देखो आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। क्या यार तुम लोग भी क्या पढ़ते हो, मुझे समझ में नहीं आता यार। चलो फिर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है।